जय हिंद। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने उन प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में कई बार आए हैं या आने की संभावना है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में, टाइफाइड में। तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स की जांच के लिए किया जाता है। और क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में इग्रा, IGRA, इग्रा परीक्षण किया जाता है। और टाइफाइड, टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कौन सा? सिल्मोनेमा, सिल्मोनेला टाइफी, सिल्मोनेला टाइफी, टाइफी जीवाणु के कारण यह रोग होता है। और इसके परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, त्रिक सहसंयोजी बंध। तो आयनिक बंध वहां पर बनता है, आयनिक बंध वहां पर बनता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। मतलब साझा होता है तो सहसंयोजी बंध, मतलब किसी को दे रहे हैं फिर ले लेंगे। तो मतलब पूरी तरीके से नहीं देना, वहां पर सहसंयोजी। अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे रहे हैं तो वहां पर आयनिक बंध होता है। जैसे नमक में NaCl, जहां पर एक धातु एक अधातु मिलकर बॉन्ड बनाते हैं वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। एकल सहसंयोजी बंध, जैसे हाइड्रोजन के दो अणु जब मिलते हैं तो एकल सहसंयोजी बंध से। और द्विक सहसंयोजी बंध ऑक्सीजन O2 को दो संयोजी बंध से बनते हैं। और त्रिक सहसंयोजी बंध नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो त्रिक सहसंयोजी बंध बनता है। या ऐसे समझिए कि जिन तत्वों से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वह उतना सहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे नाइट्रोजन NH3, NH3 में हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो त्रिक संयोजी बंध। और जैसे कहें CH4, तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तो चतुर्थ संयोजी बंध बनाते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में होते हैं त्रिक सहसंयोजी बंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 18, 40, 58, 25। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। बात समझ में आई? और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, तो हो गया 15। और न्यूट्रॉन नहीं दिया है, पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। और क्या दिया है? द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 40 दिया है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर होगा 40 माइनस 15 बराबर 25। तो कितना आया? न्यूट्रॉनों की संख्या 25 आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दायां निलय में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़ा, त्वचा, हृदय, यकृत। तो बायां निलय में अशुद्ध रुधिर, तो रुधिर दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। और निलय, निलय की बात किया है तो हृदय में 4 भाग होते हैं। ऊपर वाला आलिंद होता है, आलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। एक तरफ होता है दायां आलिंद, दायां निलय, और एक तरफ होता है बायां आलिंद, बायां निलय। बात समझ में आई? तो इतनी बात समझ में आई। अब आपको बताते हैं कि हृदय से अगर ब्लड हृदय से शरीर की ओर जा रहा है, शरीर की ओर जा रहा है तो किस नस से जाएगा? किस नाड़ी से? धमनी से जाएगा। अगर रक्त शरीर से हृदय की ओर जा रहा है, शरीर से हृदय की ओर जा रहा है तो किससे जाएगा? किस नाड़ी से? सिराओं से जाएगा। इसको याद रखिएगा। अशुद्ध रक्त किसमें बहते हैं? सिराओं में। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। लेकिन कहे कौन सी ऐसी धमनी है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी का मतलब है कि हृदय से शरीर की ओर जितनी भी धमनियां हैं सब क्या है? हृदय से शरीर की ओर। तो जब रक्त कहां पर आता है? शरीर से दाएं आलिंद में आता है, तो दाएं आलिंद में जाने के बाद निलय में जाता है, और निलय से पंप होकर कहां जाता है? पल्मोनरी धमनी से फेफड़े में जाता है। अशुद्ध रक्त कहां जाता है? फेफड़े में जाता है। यह दाएं आलिंद की बात किया। और बाएं आलिंद में फेफड़े से
बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद में जाने के बाद निलय में जाता है और निलय के द्वारा, बाएं निलय के द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। और लेकिन जब आता है फेफड़े से और धमनी में, फेफड़े से हृदय की ओर आता है तो कौन सी धमनी से आता है? फेफड़े से हृदय की ओर आता है तो कौन से सिरा से आता है? पल्मोनरी सिरा से आता है, जिसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है। बात समझ में आई? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोल में होता है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में होता है रासायनिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जिसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों विद्यमान होती हैं, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और ध्वनि के कारण कणों में कंपन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सोलर सेल का मतलब है सोलर पैनल। अगर सोलर सेल की बात की जाए तो बैटरी की बात मत करिएगा सेल समझकर। यहाँ पर सोलर सेल का मतलब है सोलर पैनल, जो छतों पर लगाया जाता है, जिसके जरिए क्या किया जाता है? प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और ऐसा भी कह सकते हैं सोलर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जब बैटरी चार्ज की जाती है तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कौन बदलता है? टार्च। उष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? बल्ब बदलता है। जब जो फिलामेंट लगा होता है तो गर्म होकर क्या करता है? उष्मीय ऊर्जा को किसमें बदल देता है? प्रकाशीय ऊर्जा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाइलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो पाइलेग्रा रोग होता है विटामिन बी3 की कमी से, विटामिन बी3 की कमी से। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जड़ों द्वारा वर्धीय प्रजनन होता है शकरकंद में, गन्ना में, आलू में, अदरक में। तो जड़ों द्वारा वर्धीय प्रजनन शकरकंद में होता है। गन्नों में आलू की गांठ को लगाया जाता है, गन्नों की जो गांठ होती है उसको काट कर लगाया जाता है। आलू में तना प्रवर्धन होता है, तना से प्रजनन होता है। और अदरक में प्रकंद प्रजनन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह उत्तोलक जिसमें आलंब, आयाम और मध्य में भार होता है। तो उत्तोलक क्या है? जो हमारे काम को आसान कर दे, ऐसी सरल मशीन जो हमारे काम को आसान कर दे और जो पेशीय बल के द्वारा चलती है, वो क्या कहलाता है? उत्तोलक कहलाता है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं और उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। एक होता है आलंब। आलंब किसे कहते हैं? जहां से उत्तोलक चारों तरफ घूम सकता है, जहां से मूव कर रहा है उत्तोलक का, वो स्थान क्या होता है? आलंब होता है। और उत्तोलक में जहां पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, आयास। और मध्य में भार, जो काम होता है उसे भार कहते हैं। बात समझ में आई? अब समझिए, आलंब और बीच में अगर भार है, अब 3 चीजें हैं और तीनों का स्थान बदलने पर ही उत्तोलक बदलते हैं। अगर बीच में भार है तो कौन सा उत्तोलक? भार में कितने अक्षर? 2 अक्षर, तो द्वितीय उत्तोलक। अगर आयास और प्रयास है, आयास और प्रयास है तो कितने अक्षर हैं? 1 2 3, तो तृतीय उत्तोलक। कब होगा? जब यह बीच में आएंगे। और जब आलम्ब आए तो आलम्ब में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर, तो 4 भाग तो है नहीं, तो फर्स्ट उत्तोलक हो जाएगा। भार बीच में है तो द्वितीय उत्तोलक, आयास बीच में है तो तृतीय उत्तोलक, आलम्ब बीच में है तो प्रथम उत्तोलक। तो कह रहा है मध्य में भार है। तो मध्य में भार किसमें होती? ट्रॉली की बात कर रहा है, जो कूड़ा फेंकने वाली ट्रॉली होती है, तो इसमें बीच में भार होता है। तो कौन सा उत्तोलक होगा? द्वितीय उत्तोलक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर, सितार। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H- आयन देते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल वो होते हैं जो जल में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं।
अनिल से याद रखिएगा, अम्ल क्या करते हैं, नीले से लाल कर देते हैं, ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोमीन, टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। रेटिनॉल किसका है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोमीन, विटामिन बी1, टोकोफेरॉल, विटामिन ई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, भार बीच में होता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें बीच में भार आता है, तो चिमटा कहां पर है, यहां से घूमता है, बीच से बल लगाया जा रहा है, तो चिमटा क्या है, तृतीय उत्तोलक है। सरौता, सरौता ऐसे होता है, जो सुपारी काटने वाला सरौता होता है, तो बीच में क्या होता है, भार होता है। सुपारी कहां पर होती है, काम कहां पर होता है, बीच में, तो द्वितीय उत्तोलक हुआ, सेकेंड उत्तोलक। और हैंडपंप, हैंडपंप ऐसे होता है, जब यहाँ से हत्थे को दबाते हैं तो यहाँ से बीच से घूमता है, तो आलम्ब अगर बीच में है तो कौन सा उत्तोलक, फर्स्ट उत्तोलक। और कैंची, कैंची भी बीच से घूमती है, तो कौन सा उत्तोलक, फर्स्ट उत्तोलक है। तो द्वितीय उत्तोलक समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है। लाल लिटमस पेपर यह सूचना देता है कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है। मिथाइल ऑरेंज यह भी सूचना देता है। फेनोफ्थिलीन यह भी सूचना देता है, इंडिकेटर है। लेकिन एंटासिड जो है यह इंडिकेटर नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पित्त रस बनता है अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, यकृत में। तो पित्त रस बनता है यकृत में। यकृत में पित्त रस बनता है और स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोर होने के बाद यह कहां पर जाता है, जो अम्लीय भोजन आता है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन अमाशय में जाता है, तो वहां पर HCl मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बना देता है या भोजन में जो कीटाणु हैं उनको मार देता है। उसके बाद जब यह छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत में आने के बाद छोटी आंत में अम्लीय भोजन नहीं पचता, यहाँ पर क्षारीय भोजन पचता है। और क्षारीय भोजन को पचाने के लिए पित्त रस मिलाया जाता है। यह भोजन को कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है। और यह किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, जिसे लाइपेज कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण। तृतीय श्रेणी में आयास कहां पर आता है, बीच में आता है। आयास, प्रयास या बल कहा जाए तो कहां पर आता है, बीच में। तो बोझा ढोने वाली गाड़ी कौन सी होती है, सेकंड उत्तोलक, बीच में भार होता है। अगर बीच में आलम्ब है तो कौन सा है, प्रथम उत्तोलक। सरौता कौन सा है, द्वितीय उत्तोलक। और चिमटा क्या है, चिमटा में बीच में बल लगाते हैं, यहां से घूमता है, और काम कहां पर, लोड कहां पर होता है, किनारे पर। तो बीच में जब बल लग रहा है तो क्या है, तृतीय उत्तोलक है, थर्ड उत्तोलक, आयास या प्रयास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, CO2, O2, NH3, N2। तो C6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 6 अणु जल के होते हैं। जब यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और क्लोरोफिल की, तो क्या बनता है, C6H12O6, और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या हाइड्रोजन का होता है, इसे कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो। तो हम स्थान कैसे बताते हैं, प्रोटॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या से, हाइड्रोजन 1 पर तो उसमें प्रोटॉन कितना होगा, 1। हीलियम 2 पर तो प्रोटॉन कितने होंगे, 2। लिथियम 3 पर तो प्रोटॉन कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये क्या बताते हैं, स्थान बताते हैं। तो समस्थानिक में तत्व का स्थान समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक कहेगा तो द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा क्या है, देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में बताइएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जूल मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो जूल किसका मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक कौन है, जूल है। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा,
और कार्य का मात्रक डाइन में, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रबी की फसल होती है मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं, एक रबी है, एक खरीफ है, एक जायद है। जायद रबी कब बोई जाती है? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है? रबी की फसल होती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ की फसल, रबी का मतलब जब साल शुरू होने वाला है तो कैसा है? रबी, रबी मतलब सूर्य, रबी सूर्य जब निकलता है तो दिन नया होता है। तो ऐसे रबी की फसल नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसके बाद खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कब होती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है और कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और जो जायद की फसल होती है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और काटी कब जाती है? जून में। जून जुलाई में काट ली जाती है। उसके बाद खरीफ की फसल बोई जाती है। तो रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल में चना गेहूं के साथ में बोया जाता है। तो चना कैसा है? रबी की फसल है। बाजरा खरीफ की, ज्वार खरीफ की, मक्का खरीफ की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, कभी नहीं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण में तीन तीन चीजें होती हैं, एक सूर्य होता है, जितने भी ग्रहण होते हैं, एक सूर्य होता है, एक पृथ्वी होती है और एक चंद्रमा। ठीक। और जब इन दोनों का स्थान बदलता है तभी ग्रहण लगते हैं। जब पृथ्वी बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा बीच में होता है, चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य फिक्स है, सूर्य तो वहीं रहेगा और पृथ्वी किनारे पर होती है। जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में होता है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सभी पूर्णिमा के दिन नहीं, लेकिन जब चंद्र ग्रहण होगा तो कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीपीटी टीका से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, उपयुक्त में से तीनों का। तो डीपीटी का फुल फॉर्म ही होता है डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटनेस। तो डिप्थीरिया का मतलब डिप्थीरिया रोग, काली खांसी, टिटनेस, पार्टुसिस का मतलब काली खांसी, टिटनेस। और यह तीनों के बचाव के लिए डीपीटी टीका लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CaSO4 में Ca की संयोजकता है 1, 2, -2, -1। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यमकेश पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, जूल, न्यूटन, मिलीग्राम। तो यमकेश पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नासा का मुख्यालय है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपियन संघ, वाशिंगटन डीसी। तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट में बताइएगा। निष्क्रिय गैस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निष्क्रिय गैस कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी कक्षा में हीलियम में 2 होते हैं। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं जिनके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो कौन से तत्व होते हैं? निष्क्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो अक्रिय गैस में कौन सी कक्षा में, कौन से तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है? तो तीसरे वाले में है। तो ये कौन सा गैस होगा? नियॉन होगा, नियॉन गैस होता है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, यह पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? कि यह पुनः निर्मित नहीं होती हैं। जो क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं आर्यभट्ट, भास्कर, राकेश शर्मा, सतीश धवन। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा, ये हमने करा दिया है। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अर्घ किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है, किसमें है? सीजीएस पद्धति में। मीटर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक कौन होगा, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवल जंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं,
केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, CaCO3, CaOH का ट्वाइस CaO। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर। Na2CO3 किसका होता है? धावन सोडा का। धावन सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है? कमेंट में बताइएगा। और चूने का पानी को क्या कहते हैं? CaOH का ट्वाइस। बिना बुझा चूना होता है क्विक लाइम CaO। तो CaO किसका है? बिना बुझा चूना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो बुढ़ऊ चचा से याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बुढ़ऊ चचा। तो बुढ़ऊ चचा में इसमें कौन सा है? विटामिन सी है। और विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।